नमस्कार। गुजरात मॉडल विद प्रोफेसर शाह के इस नए शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये शो गुजरात मॉडल के नाम पर पिछले लगभग 2 दशक से इस देश में जो सारा कुछ फैलाया गया है, इस देश में जिस तरह की बातें की गई हैं, कहा गया है कि गुजरात वो मॉडल है जिस पर देश का और दुनिया का विकास हो सकता है, उसकी हकीकत समझने के लिए है। यह हकीकत दरअसल आपको इस बात में भी मदद करेगी कि देश में आज जो आर्थिक मॉडल, सामाजिक मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल अपनाया गया है, वो देश को किस दिशा में ले जाएगा। आप ये भी समझ पाएंगे कि इस मॉडल में कितना प्रचार है और कितनी हकीकत। आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात पर। आप सब ने वाइब्रेंट गुजरात का बहुत नाम सुना होगा। ये अक्सर माना जाता है कि वाइब्रेंट गुजरात के सहारे ढेर सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया, विदेश से पैसा आया, देश से पैसा आया और गुजरात में विकास हुआ। और उसी मॉडल पे देश में भी लगातार इस तरह के इन्वेस्टर्स मीट का एक फैशन चला है। हर राज्य इन्वेस्टर मीट कराता है और बाद में पता चलता है उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई जहां एक अमेरिकी कंपनी ने यहां पर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की। बहुत शोर हुआ, बाद में पता चला कि उस संस्था को कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी चलाने का अनुभव था ही नहीं। तो आज बात करके समझते हैं ये वाइब्रेंट गुजरात, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ नरेंद्र मोदी के जमाने से आज तक गुजरात में कैसे हुआ है, कैसे होता आ रहा है। नमस्कार सर, स्वागत है इस शो पर। नमस्कार। तो पहला सवाल तो यही कि ये है क्या वाइब्रेंट गुजरात? देखिए, नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2002 में गुजरात में बहुत बड़े दंगे हुए और बाद में गुजरात में जो चुनाव हुआ उसमें विधानसभा में भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी की जीत हुई और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए। उस वक्त उनकी बहुत बड़ी आलोचना हुई दंगों के चलते। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि मैं तो एक विकास करने वाला पुरुष हूं, तो मुझे दंगों के हिसाब से नहीं जाना जाना चाहिए, लेकिन विकास पुरुष के हिसाब से जाना चाहिए। तो ये अपनी पहचान बनाने की, एक पॉलिटिकल पहचान बनाने की एक साजिश कहें तो साजिश रची गई नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान तुरंत ही। और 2003 से उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की समिट बुलाना शुरू किया और उस वाइब्रेंट गुजरात में देश के जाने माने उद्योगपतियों को बुलाया गया और विदेशी कंपनियों को भी बुलाया गया। और उसमें गुजरात में वे कंपनियां कितने प्रकार की, कौन से क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, इसके बारे में एमओयू करने का एक रवैया रखा गया। और फिर बाद में जब समिट 2 दिन की पूरी हो जाए, उसके बाद में गुजरात सरकार ये घोषित करने लगी कि इतने एमओयू हुए, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, इतनी कंपनियों से आएगा और इतने बड़े पैमाने पर उद्योगों में रोजगारी पैदा होगी। इस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई और हर 2 साल उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की परिषद बुलाना, समिट बुलाना शुरू किया था। तो 2003 से ये सिलसिला चलता रहा है। एक अक्सर ये बात कही जाती है कि गुजरात में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया, विदेश से बहुत पैसा आया। जिन एमओयूज की आपने बात की, जिन दावों की बात की, करोड़ों, हजारों करोड़ों की बात हुई कि अमेरिका से इतना पैसा आ रहा है, इंग्लैंड से इतना पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से इतना पैसा आ रहा है, असल में कितना पैसा आया? और इससे आगे वाले सवाल पे हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि रोजगार कितना पैदा हुआ, ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगा। जी,
सबसे पहले तो बात हम ये करें कि अलग अलग समिट जो हुई इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया सच में और कितने दावे किए गए। सबसे पहले 2003 का जो पहला समिट हुआ वाइब्रेंट गुजरात का, उसमें यह कहा गया कि 66,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ, मतलब 66,000 करोड़ ऑफ रुपीस। और सच में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो एमओयू हुए, उसमें से जो सच में इन्वेस्टमेंट हुआ वो करीब 31,000 करोड़ रुपयों का हुआ। जो मतलब सक्सेस रेट था वो 57% था। 2005 में 1,06,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ और सच में इन्वेस्टमेंट हुआ 38,000 करोड़ रुपयों का। और ये सक्सेस रेशियो है सिर्फ 36% का। 2007 में 4,05,000 करोड़ रुपयों का एमओयू हुआ और सच में हुआ 1,07,000 करोड़ रुपयों का। तो सक्सेस रेट और भी गिर गया, 23% हो गया। 2009 में 12,40,000 करोड़ रुपयों का एमओयू हुआ और सच में हुआ 1,05,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट। तो सक्सेस रेट 8% हो गया। और 2011 में हम चौकन्ने रह जाएंगे, 21 लाख करोड़ रुपयों के इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ, जबकि सच में सिर्फ हुआ 30,000 करोड़ रुपयों का। मतलब सक्सेस रेशियो सिर्फ 1.5% हो गया। तो जितने बड़े दावे किए गए उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ ही नहीं। और जब इसकी आलोचना होने लगी अखबारों में और कांग्रेस के द्वारा भी आलोचना होने लगी और जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है उनसे भी ये आलोचना होने लगी कि आप बहुत बड़े दावे करते हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है। तो फिर बाद में 2013 से जितनी भी वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई उसमें उन्होंने एमओयू के आंकड़े घोषित किए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना होगा और एम्प्लॉयमेंट कितना होगा उसके आंकड़े घोषित किए ही नहीं। जैसे कि 2022 में जो वाइब्रेंट गुजरात की समिट हुई और उससे पहले 2013 से, तो सभी इन्वेस्टमेंट समिट में यह घोषित किया गया कि इतने एमओयू हुए हैं और इसमें से इतने सक्सेस हो गए हैं। और उसका रेशियो हमेशा ये बताते रहते हैं कि 60 to 70% रेशियो है। लेकिन तो ये एक तरीका है सर पूरा, जिसमें डेटा ही गायब कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं आ रहा है, कंजम्पशन डेटा नहीं आ रहा है, डेटा ही आंकड़े गायब कर दिए जाते हैं। और जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं आप ये बता रहे हैं, अगर उसको आसान भाषा में समझा जाए कि आखिरी बार जब डेटा रिलीज किया गया तो 100 रुपए का दावा हुआ और असल में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 रुपए का हुआ। ऐसा होता क्यों है सर? ऐसा क्यों होता है कि दावे होते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा होता है, इसकी वजह तो यह है कि ये जो एमओयूज होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सच में फर्जी होते हैं। एक कागज होता है, गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात समिट में एक कागज पर सिर्फ आंकड़े, कंपनी का नाम और दस्तखत, बस उतना होता है और कुछ होता ही नहीं है इसमें। और कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो उसमें होता है। अब इसका कोई लीगल मीनिंग ही नहीं है। इस प्रकार से वो आंकड़े बताए जाते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे एक दोस्त थे मुंबई में जिनकी ऑफिस में मैं गया था और उनकी एक छोटी सी ऑफिस थी जिसमें वो करीब 5 या 7 कंप्यूटर रखते थे और वहां वो एनिमेशन स्टूडियो चलाते थे। और उन्होंने यहां आके वाइब्रेंट गुजरात समिट में आके गुजरात सरकार से
1500 करोड़ रुपयों का एमओयू कर डाला था एनिमेशन स्टूडियो बनाने के लिए। 6-8 महीने के बाद मैं फिर से जब बंबई गया और उनसे मिलने गया उनकी ऑफिस में, तो पता चला कि वो ऑफिस ही बंद हो गई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार के एमओयू होते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 2013 से ये आंकड़े घोषित करना बंद हो गया कि कितने रुपयों का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक और बात भी मैं इसमें कहना चाहूंगा, 2004-5 में पूरे भारत में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 4,29,000 करोड़ रुपयों का हुआ था, जबकि 2005 में पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, 4,29,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ था 2004-5 में। गुजरात में जो 2005 में दूसरी वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई, उसमें जो एमओयू हुए वो 1,06,000 करोड़ रुपयों के हुए। मतलब 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा, ऐसा गुजरात ने कह दिया, जबकि ये सरासर गलत था। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जो फर्जी आंकड़े हैं वो हमेशा बताए जाते हैं। और देखिए आप कि 2011 में 20 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट, और 2013 में जब घोषित नहीं किया था लेकिन बाद में कहा गया था कि 40 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होगा। अब इतना तो पूरे भारत में नहीं होता है, तो अकेले गुजरात में कैसे इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। एक और बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि 2021-22 का जो सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू है गुजरात सरकार का, उसमें उन्होंने ये बताया है, ये सरकार का आंकड़ा है कि 2003 से 2019 तक वाइब्रेंट गुजरात की समिट्स में जो एमओयू हुए वो 1,04,872 हुए, और उसमें से 2011 तक 70,742 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, और बाकी थोड़े हैं ऐसे कि जिसका अमल हो रहा है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि कितने करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट सच में हुआ। एक बात इसमें सबसे बड़ी यह है कि भारत सरकार क्या कहती है। अब देखिए भारत सरकार के आंकड़े 2008 तक 1992 टू 2008 भारत सरकार यह कहती है कि इन 16 सालों में पूरे गुजरात में करीब 80,000 करोड़ रुपयों का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब ये जो आंकड़ा बताता है वो 2008 तक है, मतलब 2003, 2005 और 2007 ये 3 वाइब्रेंट गुजरात समिट हो चुकी थी, और उसमें यह कहा गया था कि 1,74,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि भारत सरकार कहती है कि 80,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो भारत सरकार के आंकड़े सच माने जाए या गुजरात सरकार के आंकड़े सच माने जाए, ये समझ में नहीं आता। एक और बात भी बहुत महत्व की है, 2007 से 2012 हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस दौरान गुजरात में 6,54,000 करोड़ रुपयों का, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 उसमें 3,92,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ था। यह भारत सरकार का आंकड़ा है, जबकि गुजरात सरकार ने यह कह दिया कि 2011 में तो 20 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होने वाला है वाइब्रेंट गुजरात में, जबकि यह आंकड़ा बताता है कि टोटल मिला के, मतलब 2007 से 2017 तक
करीब 10 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ था 10 साल में। और सरकार कह रही है कि 2011 में हमने करीब 20 लाख करोड़ रुपयों का एमओयू साइन किया। एक बात तो जो आपने बेहद इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये कि दर्शकों के लिए ये कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो कोई लीगल कमिटमेंट नहीं होता। आप यही कह रहे हैं ना कि उसमें कोई लीगल कमिटमेंट नहीं होता है? नहीं, कोई लीगल कमिटमेंट होता ही नहीं है। वो मैंने बताया कि वो एक कागज होता है जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई फ्रिज पैदा करने वाली कंपनी है, ऐसा वगैरह। एक और बात भी मैं आपने ठीक तरीके से याद दिलाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा वो भारत सरकार की बैंकों से भी एमओयू करवाए गए। मतलब हाँ, जैसे कि स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना बैंक है, ऐसी जो भारत सरकार की बैंक है उनसे भी एमओयू करवाए गए। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट का जो एक क्या तरीका अपनाया गया, वो तरीका ही मोटे तौर पे एक फर्जी तरीका लगता है। इतना इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है कि जो पूरे भारत में नहीं हो सकता? तो ऐसे कई आंकड़े भारत सरकार के डीआईपीपी डिपार्टमेंट के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें से मिल सकते हैं कि स्टेट वाइज कितना सच में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक और आंकड़ा बता दूं मैं आपको। भारत सरकार का एक आंकड़ा है 2009 से 2019 गुजरात में 17 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब 10 साल में। जबकि ये जो 2009 से लेके 2011 तक जो बताते हैं कि पूरे गुजरात में 33 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 2 समिट में। और उसके बाद जो हुई 2019 तक की बाकी की 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई, उसमें तो ये आंकड़े बताए ही नहीं गए कि कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये सरकार के खुद के आंकड़े भी बहुत फर्जी लगते हैं और सच में पता नहीं चलता कि सच में कितना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिगर मुझे मिला है 2016-17 की जो सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू है गुजरात सरकार की। जैसे भारत सरकार इकोनॉमिक सर्वे निकालती है हर साल, वैसे गुजरात सरकार सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू बजट के दौरान निकालती है। वो 16-17 की जो सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें पृष्ठ नंबर 26, इसमें यह लिखा गया है कि जनवरी 1983 से अगस्त 2016 तक गुजरात में 14 लाख करोड़ रुपयों का इंटेंट, मतलब इरादा इन्वेस्टमेंट का, वो घोषित हुआ था। लेकिन 2016 तक सिर्फ 2,76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये कब के आंकड़े हैं? 1983 से अगस्त 2016। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप करीब 30 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक साल में हम 20 लाख या 40 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ये सारी बातें मुझे लगती हैं कि बहुत फर्जी है। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ होता गुजरात में तो मुझे लगता है कि जो गुजरात का जीडीपी है उसमें इंडस्ट्री का जो शेयर है वो काफी बड़ा होता। अब यहां जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू होते हैं वो इंडस्ट्री के भी होते हैं और सर्विसेज के भी होते हैं।
तब 21 का और अभी भी 22-23 का भी आंकड़ा करीब वही का वही है कि गुजरात की जीडीपी में इंडस्ट्री का शेयर 43% है और सर्विसेज का शेयर 37% है। तो सर्विसेज और इंडस्ट्री दोनों मिला के 80% हो गया जीडीपी में, सर्विसेज और इंडस्ट्री का शेयर। अब वही शेयर अगर आप आंकड़े देख लीजिए तो पता चलेगा कि आज से 20 साल पहले भी वही था। मतलब आप कोई फर्क नहीं हुआ। फर्क वही हुआ कि सर्विसेज सेक्टर में जो जीडीपी थी वो कम होके इंडस्ट्री सेक्टर में चली गई। लेकिन ये दोनों मिला के देख लीजिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। इसका रोजगार पे क्या असर पड़ा है? वहां पर रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार किस तरह से बढ़ा है और आज इस समय रोजगार की क्या स्थिति है वहां पे? क्योंकि ये सीधे रोजगार से भी जुड़ा हुआ है कि जितना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगा उतना रोजगार बढ़ेगा, ये दावा किया जाता है। देखिए, रोजगार के लिए भी आंकड़े वैसे प्रसिद्ध किए जाते थे 2003 से 2011 तक, और कहा जाता था कि 1 लाख से 17 लाख तक आंकड़े घोषित किए गए थे कि इतना रोजगार पैदा होगा। लेकिन उसके बाद जैसे इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा घोषित नहीं किया गया, वैसे ही रोजगार के आंकड़े घोषित नहीं किए गए। ये बिल्कुल सच है। और दूसरी बात ये कही जा सकती है कि जैसे CMI के आंकड़े ये बताते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी सबसे कम है या बहुत कम, जहां जिन राज्यों में है उसमें गुजरात एक है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो पता चलेगा कि गुजरात में भी उतनी ही बेरोजगारी है जितनी पहले थी, और शायद बड़ी है। क्योंकि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत जो गुजरात में रोजगार देने का कार्यक्रम चलता है उसमें लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। मतलब जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र है वहां लोग ज्यादा नरेगा की ओर बढ़ते हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। और जैसे पूरे हिंदुस्तान में है वैसे ही गुजरात में तो परिस्थिति और खराब है नरेगा के अमल के बारे में, क्योंकि पूरे भारत में नरेगा की जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 50 to 55 तक है। 100 दिन के बजाय 50 से 55 दिन तक का रोजगार दिया जाता है, लेकिन गुजरात में वो 50 दिन से हमेशा कम रहा है। वो 44 दिन रहा, 42 दिन रहा, 48 दिन रहा, लेकिन कभी भी वो 50 दिन तक नहीं गया। तो बेरोजगारी और भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करीब 34 लाख जॉब कार्ड है, उसमें से करीब 11 लाख लोग जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, वो नरेगा में रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनको भी जैसा कि मैंने बताया 50 दिन से कम दिनों की रोजगारी मिलती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दो में से एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो बड़े पैमाने पर गुजरात में एम्प्लॉयमेंट खड़ा करे। और इसी की वजह से गांव के क्षेत्रों में नरेगा का अमल ठीक तरीके से ये बहुत आवश्यक है। जी, गुजरात ट्रेडिशनली एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। एक तो कोस्ट बहुत बड़ा है उसके पास, दूसरा सूरत हो गया, भरूच हो गया, ये सारी ऐसी जगहें रही हैं जहां पर हमेशा से इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप रही है। मैं जिस इलाके से आता हूं उत्तर प्रदेश से, वहां से बहुत सारे लोग गुजरात कमाने जाते हैं, बाहर के लोग बहुत सारे हैं। तो इस रोशनी में अगर देखा जाए कि गुजरात पहले से भी डेवलप्ड रहा है इंडस्ट्रीज में, तो ये जो पीरियड आप बता रहे हैं पिछले 22-23 साल का मान लीजिए पीरियड, लगभग 20 साल का पीरियड, 2 दशक का पीरियड मान लिया जाए, तो उसमें
असल में चेंज क्या आया है, उसकी प्रकृति में चेंज आया है? क्योंकि एक चीज तो मैं जानता हूं, चूंकि मैं वहां रहा हूं, कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, उस जमाने में भी बंद हो रही थी, खाली पड़ी हुई थी, फिर उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, बाकी सारा किया गया। तो ये मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका चाहूंगा कि गुजरात का जो पूरा इंडस्ट्रियल परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि एक आम मान्यता तो है कि गुजरात इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है और बहुत सारे स्टेट से डेवलप है भी, तो जो पूरा इंडस्ट्रियल वहां का स्ट्रक्चर है, जो पूरा इंडस्ट्रियल इस समय प्रकृति है उसके बारे में आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा मैं। बेहतर हुआ है, बदतर हुआ है, आगे क्या संभावना है, सारी चीजें। गुजरात वैसे भी औद्योगिक रूप से विकसित राज्य रहा। इसकी एक वजह यह है कि गुजरात के लोग जो है वो व्यापारी लोग माने जाते रहे, उद्योजक माने जाते रहे, और 1960 में गुजरात की स्थापना होने के बाद सभी सरकारों ने उद्योगों को ज्यादा सहूलियत देना, सब्सिडी देना, ये एक काम किया, जिसकी वजह से उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ। और सबसे ज्यादा विकास तो 1980 से लेके 1995 तक हुआ था, जो मैंने पहले जीडीपी के बारे में जब बताया था तो कहा था। लेकिन 2001 के बाद सबसे बड़ी बात गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में और खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में यह हुई कि बहुत ज्यादा सब्सिडी उद्योजकों को दी गई, अलग अलग कंपनियों को दी गई। जैसा कि कच्छ में भूकंप आया 2001 में, तो उसके बाद जो नीति बनाई गई, पॉलिसी बनाई गई, इसकी वजह से कच्छ का औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुजरात सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल्स पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, डायमंड इंडस्ट्री की पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी ऐसी रही है कि इसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। इसमें जैसे कि अदानी जूथ को 2006-8 में जो जमीन दी गई, वो सिर्फ ₹1.32 पर चौरस मीटर दी गई। टाटा मोटर्स को 900 रुपये में दी गई। फोर्ड इंडिया को 1100 रुपये पर स्क्वायर मीटर दी गई। मारुति सुजुकी को 670 रुपये पर मीटर दी गई। ऐसी सारी जमीनें जो सरकार ने दी प्राइवेट कंपनियों को, वो बहुत सब्सिडाइज रेट पे दी गई। तो ये एक, जिसे हम रेवड़ी कह सकते हैं ना, क्योंकि आजकल रेवड़ी शब्द बहुत चल पड़ा है और गरीबों को जो सहायता दी जा रही है उसे रेवड़ी कहा जाता है, लेकिन इंडस्ट्री को जो सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में कभी रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में उद्योगों को बहुत बड़े पैमाने पर यह रेवड़ी दी गई है। आप 2021-22 का बजट देख लीजिए गुजरात का, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, एमएसएमईज के लिए करोड़ों रुपयों की सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया था। हर बजट में इस प्रकार की सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया जाता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो गुजरात सरकार की, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसकी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, उसमें जो छोटे उद्योग हैं, उसकी जो जमीनें हैं वो खाली पड़ी हुई है, प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, और उसमें जो उद्योग काम करते हैं वो भी काफी बंद पड़े हुए हैं। तो एक और आप बड़े उद्योगों को लाते हैं, विदेशी कंपनियों को लाते हैं, और दूसरी ओर जो यहाँ के एमएसएमईज हैं उनकी शिकायत बहुत ही कम दूर करते हैं। ऐसी एक शिकायत एमएसएमई के उद्योजकों की भी है। तो हमेशा यह दावा किया जाता रहा है कि गुजरात में एफडीआई ज्यादा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर साल अगर आप देख लें तो पता चलेगा कि वो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, पांचवा नंबर है,
हर साल कोई पहला नंबर गुजरात का नहीं होता। जैसे कि 2021 में गुजरात में 2710 मिलियन डॉलर का एफडीआई आया था और गुजरात 5वें क्रम पर था, और टोटल जो एफडीआई पूरे देश में आया था उसका तो सिर्फ 5.28% एफडीआई गुजरात में आया था। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड गुजरात है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके लिए एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है गुजरात का, वो 0.638 है और पूरे हिंदुस्तान में गुजरात का क्रम 23वां है, 23rd है। तो एक और बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सर्विसेज का डेवलपमेंट कहा जाएगा, और दूसरी ओर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में खास करके शिक्षा में और आरोग्य में हमारी स्थिति बहुत खराब है, ये बात निश्चित है। तो आज हमने इंडस्ट्रीज की बात की, गुजरात में इंडस्ट्रीज की बात की, और दरअसल हुआ क्या है कि पिछले लंबे समय से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो रेवड़ी बांटी जाती है, लेकिन जो सरकारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लगातार बंद किया जाता है, उनको किसी तरह की सहायता नहीं दी जाती है। नंबर 1 बात तो ये है। दूसरा यह है कि वाइब्रेंट गुजरात या इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश भर में दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो एमओयू साइन होता है, प्रोफेसर साहब ने एक बहुत जरूरी बात बताई कि उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं होती है। इसलिए एमओयू भले साइन हो जाए, एग्जैक्ट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम होता है। जैसे गुजरात में 1 साल के बारे में आपने बताया कि अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट वादा किया गया था तो केवल 1.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, और जब हल्ला मचा तो उसके बाद आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया गया। ये नया जो विकास का मॉडल आया है, ये चमक का मॉडल है, जिसमें बाहर की चमक तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर का जो पूरा खेल होता है वो फर्जी आंकड़ों का होता है। लेबर, बाकी सारे जो स्टाफ होते हैं उनसे सारे अधिकार छीनने का होता है, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जिनमें लोगों को सुविधाएं मिली होती हैं, सुरक्षा मिली होती है, उनको बंद करके सारा फायदा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, अदानी अंबानी जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पहुंचाने का मामला होता है। आगे गुजरात मॉडल की कुछ और चीजों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आपसे इतनी अपील है कि जब इस चैनल को आप देख रहे हैं, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपकी इस चैनल को और ताकत मिले, तो ज्वाइन का ऑप्शन है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, जैसे आप चाहें वैसे हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।